This conference will now be recorded. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ameen ya rabbal alamin. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. जी बच्चे, हम कुछ सिंपल से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज और कुछ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे इससे पहले कि मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर दें. ठीक है जी बच्चे. तो क्वेश्चन नंबर 22 आप ही की बुक का. ऑल ऑफ यू पीपल हैविंग बुक्स विद यू. ठीक है, तो अगर बच्चे हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पे भी शो हो रहा है. मैं आपके साथ पूरे का पूरा फुल फ्लेज पढ़ूंगा भी, इसका थीम भी समझाऊंगा, इसको सॉल्व करेंगे. फिर इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, इंशाल्लाह हम आज उनकी प्रैक्टिस करेंगे. सर पेज नंबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी एतजाज साहब, क्या कहा आपने? सर पेज नंबर का पूछ रहे थे. पेज नंबर तो कोई गाइड कर दे. देखें क्वेश्चन नंबर 22 है चैप्टर 7 का, 152 पेज है. ओके सर, थैंक यू. अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नजम ने एक घर परचेज किया है 2001 20 मिलियन का. 1 जुलाई 2006 को नजम ने एक एग्रीमेंट किया जमीर के साथ सेल का, उस घर की सेल का, और कितने में? 25 मिलियन. एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की कंडीशंस के मुताबिक, शराइत के मुताबिक नजम रिसीव करेगा 5 मिलियन ऑन द डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जिस दिन मुआहिदा होगा उस दिन उसे 5 मिलियन 50 लाख रुपया ले लेगा. एंड द बैलेंस अमाउंट, और जो बाकी मानदा रकम है वो उसको रिसीव होगी 30 सितंबर 20x6 में. However, due to financial difficulties, कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा जमीर को. जमीर पैसे नहीं दे पाया जो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट थी ड्यू डेट, और उसकी वजह से रिजल्टेंटली नजम ने उसके वो पैसे फोरफीट कर दिए जो उसने 50 लाख रुपया एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए उसे दिए थे विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट. और ये शर्त भी थी एग्रीमेंट की. 15 फरवरी 20x7 नजम ने वो घर सेल कर दिया फरीद को 30 मिलियन में. यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी मैं इसकी स्केचिंग भी करूंगा और इसको सॉल्व भी करूंगा. अब आपसे कहा क्या जा रहा है, पहले, इससे पहले कि हम आगे फर्दर मूव करें, पहले इसकी थोड़ी सी स्केचिंग करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आपकी किताबें आपके सामने हैं, क्वेश्चन आपके पास मौजूद है. जी ये नजम साहब है. नजम साहब ने घर खरीदा था ₹20 मिलियन. आप में से कोई मुझे बता सकता है डेट किस दिन खरीदा? 2001. अच्छा, डेट नहीं लिखी हुई, ईयर लिखा हुआ है. ठीक है जी, 20x1 पे खरीदा. ये दो इंफॉर्मेशन गिव. अच्छा, हुआ इस तरह से कि नजम साहब का सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो गया जमीर साहब के साथ. इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ डिस्पोजल का.
वो हाउस को सेल करने का, प्लॉट है या हाउस है जो भी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में था कि साइनिंग के टाइम पे, साइन करते हुए साइनिंग के टाइम पे ₹5 मिलियन पे करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग बैलेंस आपने ड्यू डेट पे करना है। वो ड्यू डेट आई थिंक सो क्वेश्चन में नहीं बताई, और वो है ₹20 मिलियन। अच्छा, जमीर साहब के पास पैसे नहीं थे, ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टी वो रिमेनिंग बैलेंस ड्यू डेट पे नहीं कर पाए, नॉट एबल टू पे नहीं कर पाए। जी क्या ड्यू डेट है जी, बताइए तो, अगर बता दें क्या ड्यू डेट बताई हुई है? 30 जून 30 और जी 30 सितंबर। जी ठीक हो गया जी, ठीक है, इस ड्यू डेट पे करने थे पैसे, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब वो पे नहीं कर पाए, हुआ इस तरह से कि इस साइनिंग अमाउंट को नजम ने फॉरफिट कर लिया। अब आप मुझे बताइएगा, अब ये जो बैलेंस फॉरफिट कर लिया है नजम ने, ये किस हेड ऑफ अकाउंट में टैक्सेबल होगा? ये सवाल है मेरा। प्रॉपर्टी में सर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सर। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया, एक्सीलेंट, ये बात आप लोगों ने पिक कर ली, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ये बात तो आपने बता देनी, इसी स्टेप में बतानी होती है एग्जाम में भी, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और इसका हेड होगा रेंट, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हेड ऑफ इनकम आ गया, हम रेंट चार्जेबल टू टैक्स में फॉरफिट डिपॉजिट को ऐड कर देते हैं। ये तो आपको बात समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी बच्चे? अच्छा, ये एग्रीमेंट किस डेट पे हुआ था? क्या एग्रीमेंट की डेट बताई हुई है उन्होंने? एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हो रहा है? सर 1/7/2006। 1 जुलाई। 131 नहीं है, 1720x6 को हो रहा है। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है, ये किस ईयर में टैक्सेबल होगा? शाबाश, 20x7 में टैक्सेबल होगा। टैक्स ईयर क्या होगा? 20x7, और हेड होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। बिल्कुल ठीक हो गया, एक्सीलेंट, ये बात आपको समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रही। ठीक हो गया जी बच्चे? चलें जी, अब नेक्स्ट, नजम साहब ने ये घर सेल कर दिया। अब एक ने साहब को, जिनका नाम है फरीद है जी, फरीद साहब को बेच दिया, और बेचा कितने पे है? ₹30 मिलियन पे सेल किया। एग्री? सर अस्सलाम और वालेकुम। वो डेट बता दीजिएगा, डेट। सर जी जी सर मेरे ना लाइट का इशू है सर, लाइट सुबह से नहीं है तो बैटरी 1% है सर, रिकॉर्डिंग मिल सर इसने जाएंगे सर बाद में? फरवरी जी, देखिए 15 आप उस 20 चीज की परेशानी ना ले, उस चीज की परेशानी ना ले, मैंने आपसे कमिट किया हुआ है और मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अब चलिए थैंक यू परेशान ना हो सर। जी। ठीक है सर। 15 फरवरी 2017। x7 में। अच्छा, आप 30 मिलियन का सेल किया है, ये सेल प्राइस है। अब हमें गेन की अमाउंट कैलकुलेट करनी है कि इनके लिए गेन की अमाउंट कितनी बनेगी। अब दूसरी इनकम इनकी ये बन जाएगी। तो बच्चे मुझे बताइएगा, सबसे पहले कंसीडरेशन कितनी रिसीव कर रहे हैं ये? 30 मिलियन की कंसीडरेशन रिसीव कर रहे हैं। मैं इंफॉर्मेशन ले ही रुपीज इन मिलियन में रहा हूं। अच्छा, कॉस्ट कितनी है? जब खरीदा था कितने में खरीदा था? 20 मिलियन में। ये देखिएगा, ये आपके सामने लिखी हुई है इंफॉर्मेशन, 20 मिलियन में खरीदा था।
अच्छा बच्चे, ये 10 मिलियन का गेन आ गया। यहां तक बच्चे बात क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? मुझे बताइएगा। अच्छा, ये फिगर कैलकुलेट करने के बाद मैंने आपको 2 स्टेप समझाए थे, आपको याद होगा। मैंने कहा था सबसे पहले में आपने कैलकुलेट करना है होल्डिंग पीरियड, और सेकंड वन स्टेप में आपने यूज करना है रेट। याद है ना आपको मेरी दोनों बातें? आपने जी सर। रेट कितना। अच्छा, अब होल्डिंग पीरियड पे आ जाइएगा। डिस्पोजल की डेट है 15 फरवरी 20x7, बाय किया था x1 में। तो अब कैलकुलेट करते जाएं कितने इयर्स बन रहे हैं। 20 4 years निकालते हैं। जी, 20x2, 20x3, 20x4, 20x5। ये तो 4 इयर्स से ज्यादा नहीं हो गए? 20x6 और लास्ट वन 20x7, मोर देन 4 इयर्स नहीं हो गए? अगर होल्डिंग पीरियड नो मोर टैक्सेबल, देन 4 इयर्स हो तो क्या हो जाती है? नो इस पे टैक्सेबल कोई सर, टैक्स पे करना है? नो सर। शाबाश जी, बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसका होल्डिंग पीरियड क्या है? मोर देन 4 इयर्स है। तो मोर देन 4 ईयर होगा तो फिर इस पे ये एग्जाम बिल्कुल ठीक हो गया, 0% रेट अप्लाई हो जाएगा इसके लिए। जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? एक दफा आप इसको देख लें, और बेहतर है इसका सॉल्यूशन आप लोगों की किताब में मौजूद है, ढूंढ के जरा उसको भी एक दफा उसकी भी रीडिंग कर लें। और मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, 2 से 3 मिनट इस पर स्पेंड कीजिएगा, जल्दी से एक्सरसाइज करें। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? जल्दी कीजिएगा। दोस्त को आवाज आ रही है? जी बच्चे, बात क्लियर हो गई थी आप लोगों को? अच्छा जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22 बच्चे आप लोगों के लिए होमवर्क भी है, आपने खूब इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चे मुझे एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना है, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, फिर इंशाल्लाह हम इससे आगे इसकी रीडिंग भी करेंगे। जी मियां वकास साहब, पहले मैं बोल नहीं रहा था, इस वजह से मेरी आवाज नहीं आपको आ रही होगी। मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए टाइम दिया हुआ था। जी मियां वकास साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, मैंने अभी कनेक्ट किया तो मुझे लगा आवाज नहीं आ रही, कनेक्ट नहीं हो रहा था क्लास। ओके सर, ठीक, थैंक यू। चले जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा मियां वकास साहब, आपके आने से पहले, आपके तशरीफ लाने से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस किया कंप्लीट। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह लेक्चर शेयर कर दूंगा, आप इसमें सुनिएगा इसको, कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और एक इनकम हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बन रही थी, और दूसरी जो गेन की थी वो गो के कैपिटल गेन में थी, लेकिन वो होल्डिंग पीरियड एक्सीडिंग 4 इयर्स की वजह से हमारी 0% पे चली गई। ठीक हो गया जी बच्चे? और आपको ये भी पता है कि अगर होल्डिंग पीरियड मोर देन 4 इयर्स हो तो फिर उस पे एडवांस टैक्स भी ट्रांसफर से कलेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है जी? तो उसमें 236 सी की एप्लीकेशन भी नहीं होती। अच्छा बच्चे, अब हम लॉस एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। इसके लिए कुछ मैं assumption बेस्ड फिगर्स कंसीडर करने वाला हूं। आपने इस बात को जरा अच्छे तरीके से समझना। ठीक है जी बच्चे?
बच्चे लेट्स सपोज शेयर्स हैं प्राइवेट कंपनी के, स्टेप बाय स्टेप बात समझेंगे तो आप पढ़ भी पाएंगे और आपको समझ भी आ जाएगी। शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी के शेयर्स। अच्छा, इसको बच्चे डिस्पोज ऑफ कर दिया, डिस्पोज ऑफ किया तो उससे पैसे कितनी कंसीडरेशन रिसीव हुई। अज्यूम कर रहे हैं लेट्स सपोज कंसीडरेशन रिसीव हो रही है 20 लाख की, ये कंसीडरेशन रिसीव हो रही है। अच्छा बच्चे, अब हम लेस करते हैं इसको कॉस्ट ऑफ शेयर्स को। लेट्स सपोज इसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपीस, मैंने अज्यूम किया ये। मैं कहता हूं अजम्पशन ये है होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 1 ईयर। होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 1 ईयर। होल्डिंग पीरियड 1 साल भर से कम मुद्दत का है। अब मुझे आप बताएं इसका गेन सारे का सारा 100% टैक्सेबल होगा या 75% टैक्सेबल होगा? सर 100%। सर 100% टैक्सेबल। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, 10 लाख ये गेन आ गया, बिल्कुल ठीक। 75% तब होता है जब होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर हो। इस सिचुएशन में मैंने अजम्पशन ली है होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर। क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है सर। स्टेप बाय स्टेप मुझे बताइएगा प्राइवेट कंपनी, इसका सेक्शन कौन सा? 37 कैपिटल गेन का। यस सर। और 37 कौन सा? सर नॉर्मल टैक्स। नॉर्मल। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। अच्छा बच्चे, अब एक और एग्जांपल, इसी तरह से शेयर्स हैं प्राइवेट कंपनी के, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। एक और प्राइवेट कंपनी है, ये ए कंपनी है, सॉरी ये एक प्राइवेट कंपनी बी लिमिटेड है, एक दूसरी कंपनी है, इसके भी कुछ शेयर्स डिस्पोज ऑफ किए तो कंसीडरेशन रिसीव्ड, उनके शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करने से जो कंसीडरेशन है वो कितनी मिली? हम अज्यूम कर रहे हैं लेट्स सपोज कंसीडरेशन रिसीव हो रही है 500,000। अब हम इसमें से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ शेयर्स। ठीक है जी बच्चे, कॉस्ट ऑफ शेयर्स लेस करना। अब कॉस्ट ऑफ शेयर्स में अज्यूम करता हूं कॉस्ट है शेयर्स की 7 लाख रुपए, अभी कितने मेरे हैं? 5 लाख रुपए। अब आप मुझे बताइएगा गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है सर। लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो गया? 200,000। अच्छा, अब यहां पे आप मुझे एक बात बताइएगा कि अगर तो होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर का है तो तब 100% है लॉस। अगर होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर का है तो क्या लॉस को 75% से मल्टीप्लाई करेंगे? नो सर। लेस देन 1 ईयर बात नहीं करेंगे। याद रखनी, लॉस के केस में आपने 75% और 25% एग्जाम्प्ट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना। क्या जी बच्चे? अच्छा, अब क्या ये लॉस इस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है? अगला कॉन्सेप्ट जी बिल्कुल हो सकता है। अगर कैपिटल गेन एक शेयर्स के अगेंस्ट आपको कैपिटल गेन हुआ, दूसरे शेयर्स के अगेंस्ट कैपिटल लॉस हुआ, तो इनको आप सेट ऑफ कर सकते हो।
ठीक है जी बच्चे, ये भी बच्चे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सर ये रिपीट कर दें क्या? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में कुछ 37 शेयर्स में हमें गेन हो रहा है, कैपिटल गेन किसी एक कंपनी की शेयर्स पे प्राइवेट कंपनी के हमें गेन हो रहा है और किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के अगेंस्ट हमें लॉस हो रहा है। क्या इनका गेन और लॉस आपस में एडजस्ट हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? मैं जी यहां सर, तक बात clear है। समझा पाया हूं? चले जी, अब सर एक मैं में फिगर्स चेंज, जी मुझे फिगर्स यहाँ पे चेंज कर करके कॉन्सेप्ट समझाने, मैं फिगर्स चेंज करने लगा। मैं लेट्स सपोज कह देता हूं कि कॉस्ट इसकी 7 लाख की बजाय 17 लाख है। अब मुझे बताइएगा गेन कितना आया या लॉस कितना आया? 12 लाख सर। शाबाश, कितने का? 12 लाख का। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेट क्या गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है? नेट लॉस ऑन कैपिटल एसेट आ गया, नेट लॉस आ गया ना हमें। नेट लॉस ऑन कैपिटल, जैसे लॉस आ रहा है। जी शाबाश, कितने का आ गया बच्चे? 200,000 का लॉस। 2 लाख का सर। 2 लाख का लॉस आ गया। हर बच्चे को यहां तक मैं बात समझा पाया हूं? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैंने एग्जांपल ये डिस्कस की कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसके शेयर्स हमने बाय किए हुए थे, 20 लाख के शेयर्स खरीदे, 10 लाख के बेच डाले, सॉरी 20 लाख के बेच डाले, 10 लाख के खरीदे थे, उस पे हमें 10 लाख का गेन आ गया। होल्डिंग पीरियड 1 साल भर से कम था, इसी वजह से 100% ही टैक्सेबल गेन होगा। एक दूसरी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी है, उसके शेयर्स हमने खरीदे तो 17 लाख के थे, बेचे हमने 5 लाख के, इस पे हमें लॉस आ गया 12 लाख रुपए का। अब हमने गेन और लॉस को आपस में एडजस्ट किया तो नेट लॉस आ गया 200,000 का। अब ये जो लॉस है ये तो एडजस्ट नहीं हो पाया। अच्छा, अब क्या होगा? ये अगले साल की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। क्या होगा? नेक्स्ट ईयर की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। याद रहेगी ये बात? ये क्या होगा? नेक्स्ट ईयर की याद रहेगी बात बच्चे? आपको भूलेगी तो नहीं? अच्छा, बाकी लॉसेस के चैप्टर में जाके बहुत ज्यादा डिटेल में बात करूंगा। अभी फिलहाल सिर्फ सर ये इतनी बात हमारी काम की सर ये कौन सी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होगा? जी मैं भी बताने लगा हूं। मेरी पहले इतनी बात मुझे बताएं, ये बात समझ में आ गई है कि ये नेक्स्ट ईयर की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होगा? ये बात समझ में आई है? जी बच्चे, किसी सर बच्चे का माइक ऑन है? माइक ऑफ करो अपना, डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रही है। जी बच्चे, आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई? अगर गेन और लॉस पूरे गेन के अगेंस्ट एडजस्ट ना हो पाए तो क्या होगा? वो जितना भी बाकी रिमेनिंग लॉस होगा वो अगले साल की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना। क्या कहते हैं? लॉस को हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया और नेक्स्ट ईयर ये कहलाएगा हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। मुझे बताइएगा ये बात मैं समझा पाया हूं? बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में हमारा एक चैप्टर है 15, हम उस चैप्टर में यस जाके सर। डिटेल डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब सर ये सिर्फ क्वेश्चन सेट ऑफ हो पाएगा ओनली अगेंस्ट कैपिटल गेन। ये अगले साल की हर इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता। इसने सिर्फ सेट ऑफ होना है और सिर्फ किस इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ होना है? शाबाश, कैपिटल गेन के अगेंस्ट। अगर आपकी कोई और सिक्योरिटीज हुई उसमें आपको गेन हो रहा हुआ हो, उसके अगेंस्ट ये लॉस एडजस्ट होगा। ये बाकी हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। सर ये जी पब्लिक बच्चे, कंपनी के केस भी यहाँ तक हो बात सकता है clear काम। होगी? अच्छा, अगला सवाल आप मेरे से ये पूछेंगे, बताएं सर ये कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? ये 6 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता
एक्सक्यूज मी सर। ठीक है जी। जी सर पिछले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि ये हम लॉस हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते नेक्स्ट ईयर। किस केस में पढ़ा था आपने? सर अब एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा, लेकिन कंसेप्ट कैपिटल गेन की नॉर्मल टैक्स कंसेप्ट में मिनिमम प्रॉपर्टी में टैक्स पढ़ा था, प्रॉपर्टी में। सर वो मिनिमम Minimum टैक्स tax। वाला में पड़ा था 236C में। भैया भाई मेरी बात सुने, मैं हेड आपको बता रहा हूँ, आपको मेरी बात समझ में आ गई। आप ये बात समझे, हम लोगों ने यहाँ पे जो बात की है, नहीं वो बात कुछ और थी, आप मिक्स कर रहे हैं। अभी इस बात को समझे, हर हेड का अपने लॉस का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वहां पे जो बात हुई थी, हमने कहा था कि अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लॉस आ गया, वो एडजस्ट हो सकता है सिर्फ सैलरी के अलावा, एफटीआर के अलावा बाकी हर हेड के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। आपको याद है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये बात मैंने समझाई थी आपको? यस सर, वही अगर प्रॉपर्टी में लॉस आया, अब वो लॉस आपका एडजस्ट हो सकता है किसके अगेंस्ट? सिर्फ सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता, और साथ ही साथ एफटीआर के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता, बाकी हर हेड के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। तो लॉस का हर एक के लिए अपना उसूल है। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ कुछ बात समझानी है, बाकी हम हर हेड के लिए लॉसेस का क्या उसूल होता है वो हर हेड में सेपरेटली भी पढ़ेंगे, और डिटेल हमारा चैप्टर है, बाकी हम डिटेल में डिस्कशन चैप्टर नंबर 15 में करेंगे अपनी किताब के, ठीक है ना। अभी जितनी बात हो रही है सिर्फ इसी को डाइजेस्ट करें, आपको इंशाल्लाह कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर बाकी किसी के साथ रिलेट करेंगे तो अभी रिलेट नहीं कर पाएंगे आप। यहाँ तक बच्चे बात क्लियर हुई है? मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ, अभी बात को समझिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी 37 कैपिटल गेन नॉर्मल टैक्स रिजीम की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा अगर किसी प्राइवेट कंपनी के स्टॉक्स के अगेंस्ट आपको गेन आया और किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के अगेंस्ट आपको लॉस बियर करना पड़ गया, तो क्या ये गेन और लॉस आपस में सेट ऑफ हो सकता है? जी हो सकता है। अगर लॉस बच गया, क्या उसे अगले साल हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? जी कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड। किस इनकम के अगेंस्ट? सिर्फ कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं अगले सालों में। और कितने सालों तक किया जा सकता है? उस साल जिस साल लॉस आया उससे अगले 6 सालों तक इसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो 6 सक्सीडिंग ईयर्स, अगले फॉलोइंग ईयर्स भी वर्ड बोल देते हैं, सब्सीक्वेंट ईयर्स भी बोल देते हैं, ठीक है जी बच्चे। तो अगले 6 सालों तक इसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे मुझे समझाना है, वो बात करके फिर हम इंशाल्लाह एक न्यूमेरिकल अपना सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज मैं अगर आपके साथ इसी न्यूमेरिकल में थोड़ी सी चेंजेस कर दूं, ये शेयर्स प्राइवेट कंपनी के नहीं है, ये पब्लिक कंपनी के हैं। बड़ी गौर से बात को समझना है, ये शेयर्स किसके? पब्लिक कंपनी के। ये शेयर्स किसके हैं? पब्लिक कंपनी के। अब इसमें लॉस हो गया 12 लाख रुपए का। क्या आपके पास एक सिक्योरिटीज है, एक हेड है 37 और दूसरा लॉस आ गया 37A का लॉस है ये। क्या ये लॉस 37A का लॉस 37 के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है? हमें ये बात सीखनी है जी। तो क्या हमें पता चला? हमें पता चला कि ये एडजस्ट नहीं हो सकता। ये अब ये बात याद रखनी है आपको। अगर आपको पब्लिक कंपनी के सिक्योरिटीज या 37A की किसी भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट लॉस बेयर करना पड़ गया, तो वो नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली इनकम के अगेंस्ट, गेन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। ये इसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। ये 12 लाख रुपए हम यहाँ पे लिखेंगे। सर ये वैसे क्यों नहीं हो सकता, कोई रीजन वगैरह? जी ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनकी रिजीम सेम नहीं है। बहरहाल लॉ ने कह दिया आपने नहीं करना सेट ऑफ। क्लियर हो गया ना बच्चे? इसकी रीजन में अगर हम जाएंगे तो मैंने आपको पहले भी कहा था आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इनकी रिजीम सेम नहीं है तो नहीं हो सकता। लॉ ने कह दिया नहीं हो सकता तो बस नहीं हो सकता। ठीक हो गया जी बच्चे? अब ये 12 लाख का ये जो लॉस है, ये सिर्फ किन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है?
ये सिर्फ 37A के गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है, ये 37 के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। अगर आपको किसी सिक्योरिटी जो 37A के अगेंस्ट लॉस हो जाए तो वो सिर्फ 37A के गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकती है और किसी के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकती। कानून ने ये बात हमें बता दी। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा, इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे भी बात की, तो क्या ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। इसे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। कितने सालों में? या सिर्फ ओनली 37A के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगी। और कितने सालों तक? यहाँ पे 6 साल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कितने साल है? 3 सक्सीडिंग ईयर्स हैं। ठीक है जी बच्चे, तो ये डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। अगर सिंपल 37 का हो तो ये सिचुएशन होती है, 37A का है तो ये सिचुएशन होती है। अब ये बात मैं आपके साथ पढ़ने वाला हूँ, अब इस बात को आपने पढ़ना है। यहाँ पे ये देखिएगा, ये सिर्फ शॉर्ट बात है, मुकम्मल नहीं है, मैंने आपको ज्यादा बता दी है, बाकी हम इंशाल्लाह चैप्टर 15 में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ सिंपल थोड़ी सी बात रेलिवेंट है, वो पढ़ते हैं। अच्छा जी बच्चे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैपिटल लॉस अगर अंडर सेक्शन 37 हुआ, वो एडजस्ट हो सकता है कैपिटल गेन 37A के अगेंस्ट। 37 का अगर ये गेन आ जाए और या लॉस आ जाए तो वो 37A के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, लेकिन 37A का 37 के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। वो ये बात करने लगा। अब पढ़ते हैं। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 37A, अगर 37A में लॉस आ गया, ये सिर्फ सेट हो पाएगा सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट गेन फ्रॉम एनी अदर सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 37A। ये सिर्फ 37A के गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है, ये 37 के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। तो ये बात पहली मुझे बताइएगा, मैं आपको समझा पाया हूं? जी सर। यस सर। जी बच्चे, सब लोगों को बात समझ में आई है? यस सर। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। नुमान साहब? चलो नुमान बताओ जी क्या समझ आई। जी जनाब। अब्दुल हसीब साहब, आपको भी बात समझ में आई है? आई या फातिमा, इत्तेजाज, बासित, अब्दुल बासित साहब, दानियाल, इज्जा, बच्चे आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आई? चले जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। क्लियर है चले जी, सर। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। हमने पढ़ लिया कि अगर 37A के अगेंस्ट लॉस आ गया तो वो सिर्फ और सिर्फ 37A के गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है, वो 37 के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर 37 में गेन आ जाए तो वो 37 के लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, और 37 का लॉस 37A के गेन के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकता है। अच्छा, अगर कोई अनएडजस्टेड लॉस हुआ, ये किसकी बात कर रहा है? 37A की बात कर रहा है, याद रखिएगा। वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले साल हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। अब वो अगले कितने सालों तक एडजस्ट हो सकता है? अगले 3 सालों तक एडजस्ट हो सकता है, लेकिन होगा सिर्फ किसके अगेंस्ट? 37A के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। ये बच्चे बात क्लियर हो गई है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? ये बात आपको समझ में आ गई? बाकी हम बहुत ज्यादा डिटेल में, जैसे कि मैंने लिख दिया है, मैंने आपको कहा कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में इंशाल्लाह चैप्टर 15 में जाके डिस्कस करें। ठीक है जी बच्चे, तो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, ये न्यूमेरिकल है आप ही की किताब का, मैं आपको बता रहा हूँ, रेफर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 13 है जी आपकी किताब का, क्वेश्चन नंबर 13। जी बच्चे, मिस्टर एस एक रेजिडेंट इंडिविजुअल, 149 पेज है जी।
जज़ाकल्लाह बच्चे, रीशा। अच्छा बच्चे, मिस्टर एस रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उन्होंने 7 लाख रुपया कमाया फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स की डिस्पोजल के अगेंस्ट, जो कि नीचे बताई हुई है। एक कंपनी है लिस्टेड कंपनी के शेयर्स के अगेंस्ट। अब पढ़ते हैं जरा वन बाय वन। पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहली बात हमें समझनी। अच्छा जी, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, कौन से हैं? 37A के हैं या 37 के हैं ये शेयर्स? मुझे बताइएगा। 37A। जी शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा जी बच्चे, 37A के शेयर्स जी, शाबाश। डिस्पोज ऑफ कितने में किए हैं? सेल प्राइस कितनी है? 2 लाख रुपया। बेच कितने में रहे हैं? 1,50,000 रुपए में। अच्छा बच्चे, अब 2 लाख रुपए में से अगर हम माइनस कर देते हैं 200,000, माइनस करें इसमें से 350,000 जो कि कॉस्ट है इसकी, तो अब मुझे बताइएगा 150,000 का तो क्या आ जाएगा? लॉस आ गया। ये तो लॉस है। क्लियर हो गया जी बच्चे? लेकिन ये लॉस 37A का है, तो अब मुझे बताएं हम क्या कहेंगे? अगर लॉस किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स के अगेंस्ट हुआ, 37A के शेयर्स के अगेंस्ट हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ 37A के सिक्योरिटीज के गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है। और अगर कुछ लॉस इस साल एडजस्ट होने से रह गया, उसे हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और वो अगले 3 साल में किसी भी साल में एडजस्ट हो सकेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ 37A के गेन के अगेंस्ट ही सिर्फ एडजस्ट हो पाएगा। ये मैं बात आपको समझा पाया हूं? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ये अपने वर्ड्स, ताकि आपको बात अच्छे से समझा सकूं, और इन बातों को अच्छे से नोट कीजिएगा। 37A की सिक्योरिटीज के अगेंस्ट अगर लॉस हो तो वो सिर्फ और सिर्फ 37A की सिक्योरिटीज के गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है। अगर लॉस पूरी तरह से इस साल एडजस्ट ना हो पाया तो उसे हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और वो अगले 3 सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और वो लॉस सिर्फ और सिर्फ 37A की सिक्योरिटीज के गेन के अगेंस्ट ही सिर्फ एडजस्ट हो पाएगा। क्लियर हो गया जी बच्चे? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये बच्चे हमने पहला पॉइंट सॉल्व कर लिया इसका, ये बात लिखनी थी। अच्छा, अब नेक्स्ट, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स। अब मुझे बताना है आपने ये शेयर्स 37A के हैं या 37 में क्लासिफाई होंगे, जल्दी से बताइएगा मुझे। 37 शाबाश, 37 बिल्कुल सर। ठीक हो गया जी, एक्सीलेंट। आप लोग पिक कर रहे हैं जी, बिल्कुल पिक कर रहे हैं। अच्छा बच्चे, सबसे पहले तो गेन की अमाउंट है। देखें, डिस्पोज ऑफ हुए 900,000 के, परचेज किए गए थे 4 लाख रुपए के, तो गेन कितने का हो गया? 4 लाख रुपए का गेन। 9 लाख में से 5 लाख माइनस करें, 4 लाख रुपए का गेन आ गया। अच्छा, अब देखिए बेचे कब है? 30 नवंबर 2007 को, और खरीदे कब थे? 15 जुलाई 2006 को। होल्डिंग पीरियड साल भर का है या साल भर से ज्यादा का है? होल्डिंग पीरियड साल भर से कम का है या साल भर से ज्यादा का है? जल्दी से बताना है। साल से ज्यादा। मैं आपकी जी, साल भर से ज्यादा का बनता है। मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ। 15 जुलाई 2006 को खरीद के आपने बेच दिए 30 नवंबर 2007 को, तो साल भर से ज्यादा का होल्डिंग पीरियड है। तो मुझे बताएं कितने परसेंट गेन टैक्सेबल होगा? 75% गेन टैक्सेबल होगा। तो मुझे अमाउंट बता दें जी बच्चे। तो ये कितनी फिगर बन जाएगी? 300,000 बन जाएगी इसकी गेन की अमाउंट। मुझे बताइएगा ये बात भी आपको समझ में आ गई? तो आपने बताना है 75% गेन is taxable as the holding period is more than 1 year। तो आपने क्या बता देना वर्ड? 75% गेन इसका टैक्सेबल है सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि इसका होल्डिंग पीरियड साल भर से ज्यादा का। जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलें जी नेक्स्ट वन, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब आ गया ज्वेलरी का। ये ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट समझते हैं।
अच्छा बच्चे, ज्वेलरी को डिस्पोज ऑफ कितने में किया? 14 लाख पे, शाबाश। खरीदा कितने पे था? 7,50,000। 750। तो बच्चे 14 लाख में बाय करके, 14 लाख में बाय करके आपने बेच दिया, 14 लाख में, सॉरी डिस्पोज ऑफ किया, सॉरी मैं वर्ड गलत बोल, जी जी जी, 14 लाख की डिस्पोजल वैल्यू है इसकी। आपने खरीदा कितने में थे? 7,50,000 रुपए का। तो आपके गेन की अमाउंट आ गई 6,50,000। ये गेन की अमाउंट है। यहाँ तक बच्चे बात क्लियर? अच्छा आप मुझे बताइएगा, क्या इसका होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है या नहीं है? मैं इसमें भी अगेन आपकी मदद कर देता हूँ जी। है सर। 15 में X6 को खरीदा और डिस्पोज ऑफ किया 20 दिसंबर X7 को। मोर देन 1 ईयर है ना, 1 साल भर Yes, से sir. ज्यादा का जी। Yes, तो sir. इसका भी गेन कितने परसेंट होगा? 75% 75% है। होगा। कितनी अमाउंट बन रही है 487500 जी? 487500। यही फिगर बताइए आपने मुझे, इतना जी गेन सर। टैक्सेबल। तो आपने क्या बताना है? 75% गेन इज टैक्सेबल एज द होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 1 ईयर। और ये भी 37 की सिक्योरिटीज है। ठीक है जी बच्चे। अच्छा नेक्स्ट वन, स्कल्पचर। अच्छा बच्चे, आपने सेल कितने का किया? 3 लाख का। खरीदा कितने में था? 4 लाख रुपए का। कॉस्ट उसकी इतनी है। अच्छा बच्चे, अब आपने बेचा 3 लाख रुपए में है, खरीदा 4 लाख रुपए में था, तो लॉस आ गया 1 लाख रुपए का। Loss अच्छा, is not adjustable, sir. 75% हम करते ही नहीं है। अच्छा अब एक और बात, आपको याद है ना, हमने पढ़ा हुआ है कि इसका सिर्फ गेन टैक्सेबल होता है, इसका लॉस एडजस्टेबल नहीं होता। शाबाश, इसका लॉस एडजस्टेबल नहीं होता। तो ये नॉन एडजस्टेबल है, इसका लॉस एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो हमने तो इसका लॉस कंसीडर ही नहीं करना। ये भी हो गया बच्चे। चले जी नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स है 37 या 37A, जल्दी से बताएं मुझे। सर 37। शाबाश। अच्छा बच्चे, डिस्पोज कितने में किया? 12 लाख रुपए में। खरीदा कितने में था? 13 लाख रुपए में। लॉस आ गया लाख रुपए का। अब ये होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है, तो अब आपने इस केस में 75% लॉस नहीं लेना। ठीक है जी बच्चे। अच्छा अब मुझे बताएं, क्या ये 37 की सिक्योरिटीज और 37A, उनमें से किसी की भी सिक्योरिटीज का गेन या लॉस हो, ये उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है? 100,000 पूरे का पूरा एडजस्टेबल है इनके गेन के अगेंस्ट। जी बच्चे, तो अब मुझे आपने बताना है इसका आंसर क्या आएगा, कितना होगा बच्चे? सर 687500। 687500। मैंने ये क्वेश्चन के फेस पे सॉल्व करवा दिया आपको। तो बच्चे मुझे बताइएगा, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई सवाल पूछना है, कोई बात पूछनी है, कोई बात समझ में नहीं आई, वो मेरे से पूछ सकते हैं। No, sir. आ गया सर, माशाल्लाह। चलो ये एंड वाला पॉइंट क्लियर करना। कौन सा पॉइंट रिपीट कर दूं, मुझे दोबारा बताइएगा। सर ये प्राइवेट कंपनी शेयर वाला। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बचे अंडर 37 बच्चे क्लासिफाई किए जाते हैं। ठीक है ना, 37 नॉर्मल टैक्स रिजीम में। अच्छा बच्चे, अब अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पे लॉस आ जाए, तो ये लॉस 37A की सिक्योरिटीज के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकता है, 37 की सिक्योरिटीज के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकता है। तो दोनों में से किसी के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। तो हमें 100,000 का लॉस आ गया, तो अब हमने, हमारे पास गेन 300,000 का पड़ा हुआ है। गेन है 4,87,500 रुपए का, जो कि हमें गेन आ रहा है ज्वेलरी के अगेंस्ट, तो हम इसके अगेंस्ट इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर ये एडजस्ट ना होता पूरा इस साल, तो ये अगले 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता था। ठीक है जी बच्चे। जी बच्चे, अब बात ओके समझा सर, पाए हूं मैं आप? जी सर क्लियर है। अच्छा बच्चे, चले इसको भी नोट कर लीजिएगा बच्चे। इसको भी आपने अच्छे तरीके से, इसकी भी खूब घर में प्रैक्टिस करनी है। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बड़े बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो इंशाल्लाह बहुत डिटेल में और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 आप ही की किताब का, फिर मेरे से कोई पेज नंबर पूछेगा जी, इससे पहले के कोई पूछे आप पहले ही बता दीजिएगा पेज नंबर क्या है जी। 150 152 जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे, अब इस क्वेश्चन को आपने खुद से सॉल्व करना है, मैं आपकी मदद करूंगा लेकिन खुद से सॉल्व करना है। इस स्टेज में अब आपको आगे होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने। अच्छा बच्चे, मई 2009 मिस एच सोल्ड सर्टन पर्सनल एसेट्स एट द फॉलोइंग प्राइसेस। उन्होंने अपने कुछ पर्सनल एसेट्स इन कीमतों पे बेचे। प्लॉट उनका था डीएचए के अंदर कराची में 10 लाख का बेचा, सॉरी 10 मिलियन का सेल किया, 1 करोड़ का बेचा। पेंटिंग 20 लाख रुपए की जी बच्चे। इसी तरह से ज्वेलरी 50 लाख रुपए की, पेंटिंग और ज्वेलरी। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। प्लॉट से बात शुरू करते हैं। प्लॉट है डीएचए कराची के अंदर, वरासत में मिला हुआ है उन्हें अपने अब्बा जान से, और मिला कब था? February 20x1। कब मिला था? February 201 जी। इट वॉज परचेज बाय हर फादर फॉर ₹40 लाख, और उनके फादर ने खरीदा कितने में था? 40 लाख रुपए में। एंड मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस वॉज ₹50 लाख, और जब उनको विरासत मिली उस वक्त उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख थी। अच्छा बच्चे, अब पहला पॉइंट हमने पढ़ा, सिर्फ पहले पॉइंट को ही सॉल्व करना है। ठीक है जी बच्चे, इस पहले पॉइंट को पढ़ के हमने पहले पॉइंट को ही सॉल्व करना है, जरा अच्छे से मुझे बताइएगा। ठीक है जी बच्चे जी, हम अज्यूम करते हैं। क्लियर है जी बच्चे? अच्छा बच्चे, इन्हें इनहेरिटेंस मिली, वरासत मिली। अच्छा, जब वरासत में इन्हें मिला प्लॉट, इनको इनके फादर की तरफ से मिल रही है। फादर की कॉस्ट कितनी इस प्लॉट पे आई, और जिस टाइम इन्हें वरासत मिली उस वक्त उसकी फेयर वैल्यू थी 50 लाख, 5 मिलियन। लाख और कॉस्ट सर 40 लाख है। अच्छा जी, कॉस्ट थी उसकी 40 लाख। ठीक है जी बच्चे, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, मुझे डेट भी बताइएगा, इनहेरिटेंस किस दिन मिल रही है इन्हें? सर मई, एक मिनट February 2001 सर। February 2001। February 2001 में। ठीक है, February 2001 में, February 2001 के अंदर मिल रही है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट, इन्होंने वो प्लॉट सेल कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, बेच दिया, और बेचा कितने में है? रुपीस जी, कितने में बेचा है? 10 million। 10 मिलियन जी बच्चे, 10 मिलियन में सेल किया। बिल्कुल ठीक हो गया जी, एक्सीलेंट, मई 10 मिलियन में। 2009 और बेचा किस डेट पे है जी? डेट क्या है जी इसकी? 20x9 में। मई 20x9 जी, मई 20x9। यहाँ तक बच्चे मुझे बताइएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी नो तरह सर। की? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब मुझे एक बात, मुझे आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। डीम्ड कॉस्ट कौन सी होगी? क्या ये कॉस्ट डीम्ड कॉस्ट कहलाएगी या 50 लाख डीम्ड कॉस्ट कहलाएगी? 50 लाख। शाबाश, फेयर मार्केट वैल्यू कहलाएगी डीम्ड कॉस्ट। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है? जी सर। रेसिपिएंट के लिए, ये रेसिपिएंट है ना? जी सर। रेसिपिएंट जी बच्चे, रेसिपिएंट के लिए फेयर मार्केट वैल्यू
एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस क्या बन जाएगी? डीम्ड कॉस्ट। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताइएगा, फेब्रुवरी 20x1 से मई 20x9 4 year है सर, more than 4 more than years 4 year टैक्सेबल होगा? नहीं, सर। नो सर, बिल्कुल एडवांस 0% टैक्स नहीं होगा। जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर हम गेन कैलकुलेट भी करेंगे तो गेन किस तरह से होगा? 10 मिलियन माइनस 5 मिलियन। 5 million. ठीक है जी बच्चे, ये 5 मिलियन का गेन आएगा। होल्डिंग Yes, पीरियड sir. मोर देन 4 इयर्स है तो 0% 0%. अप्लाई हो जाएगा, तो ये जी सर. 0। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी बच्चे? No, 16 sir. का सेकंड पार्ट अब हम डिस्कस करने वाले। अच्छा जी बच्चे, अब पेंटिंग है 20 लाख की बिक रही सर है, ये ध्यान रखिएगा। एडवांस टैक्स नहीं होगा सर। पेंटिंग वर इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर। पेंटिंग विरासत में मिल रही है मदर से, जुलाई 20x8। ठीक होगा जी बच्चे? दीज पेंटिंग्स वर परचेज बाय हर मदर फॉर रुपीज 10 लाख। ये पेंटिंग्स परचेज की गई थी उसकी अम्मी जान की तरफ से 10 लाख रुपए की, और उसकी मार्केट वैल्यू जब विरासत मिली 23,50,000 रुपए है। और इसने डिस्पोज ऑफ कितने में की है? 20 लाख रुपए की। कितने की है डिस्पोज ऑफ? 20 लाख रुपए की। तो बच्चे इसकी वर्किंग भी हम करने वाले हैं, बल्कि ये यहीं पे कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है ये बात। देखो मुझे बताइए, गेन इज टैक्सेबल, बेची लॉस कितने इज में नॉट है? टैक्सेबल। बेची कितने में है? 20 लाख में। 20 लाख, अच्छा, डीम्ड कॉस्ट कितनी है? 23,50,000 या 10 लाख? 23,50,000। शाबाश, 23,50,000 डीम्ड कॉस्ट है रेसिपिएंट के लिए फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस। तो बच्चे लॉस आ गया 3,50,000 रुपए का लॉस है। लेकिन आप मुझे सर एक बात नॉट बताइए, टैक्सेबल। पेंटिंग गेन टैक्सेबल है, लॉस एडजस्टेबल नहीं नहीं है है। सर। शाबाश, लॉस एडजस्टेबल नहीं है, इसका लॉस ही एडजस्टेबल नहीं है। तो ये बच्चे इसका लॉस एडजस्टेबल नहीं है, तो ये एडजस्ट नहीं होगा। अच्छा लास्ट वन, ज्वेलरी आ गई बच्चे। अगेन 37A। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट, ज्वेलरी की कॉस्ट है 30 लाख रुपए, परचेज की गई थी। अच्छा, गिफ्ट कर दी टू हर बाय हर हस्बैंड इन मार्च 20x6। ये जरा खुद से सॉल्व करें, फिर उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। उसको गिफ्ट मिल गई है सर ये टैक्सेबल नहीं होगी? गेन होगा तो टैक्सेबल होगी ना, गेन है तो टैक्सेबल है ना। नहीं बेची कितने में? ये देखिएगा ना, ऊपर फिगर दी हुई है, 50 लाख की बेची है। तो देखे ना, 50 लाख की बेच दी है, माइनस खरीदी कितने की थी? ये 30 लाख रुपए की। ठीक हो गया। जी जी। खरीद के साथ ही गिफ्ट कर दी गई। अच्छा, गेन कितना आ गया? 20 लाख का। तो सिंपल है, 20 लाख का। अच्छा देखें, ये है मार्च 2006 और सर डेट आप 75%। ये 2x9, मोर देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। तो 75% गेन इज टैक्सेबल। यस सर। 75% गेन इज टैक्सेबल। शाबाश, 75% गेन टैक्सेबल होगा। मुझे बताइएगा 75% गेन कितना बन जाएगा? सिंपल है ना? यस सर। जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन? बात समझा पाया हूं मैं आप लोगों को? यस सर। सर एक कंफ्यूजन है सर। ये जी जो जी पूछो। अगर लेट्स सपोज दी हो उसने जिस डेट पे वो परचेज की है, ये तो सेम डेट है, अगर ये डेट्स डिफरेंट हो तो जिस दिन डिवॉल्व हुई है या इनहेरिटेंस में मिली है हम वो वाली डेट काउंट करेंगे एक्विजिशन की? डिस्पोजल के लिए देखो, डिस्पोजल के लिए हमने वही डेट्स काउंट की थी। ये देखो ऊपर टॉप पे, हम जब फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे थे डीम्ड कॉस्ट, उस जी दिन को काउंट करना है। उस दिन से डिस्पोजल की डेट तक कितना टाइम पीरियड बना, ठीक है ना? इनहेरिटेंस जिस दिन रिसीव हुई उस दिन से डिस्पोजल की डेट, जितना टाइम पीरियड बनेगा वो काउंट होगा। जी बात समझ आ गई है जी आपको?
जी सर आ गई है। हम्माद साहब किसका आप कह रहे हैं 3 लाख रुपया? ये 30 लाख रुपया, ये देखिएगा ये फिगर उसने बताई हुई है कि उसके हस्बैंड ने 30 लाख रुपए की खरीद के उसे गिफ्ट कर दिया, तो ये 30 लाख रुपए उसकी कॉस्ट बन गई, डीम्ड कॉस्ट हो गई ना, और ये उसके लिए फेयर मार्केट वैल्यू हो गई, या जिसे हम कह देते हैं सेल प्राइस। ये सेल प्राइस है, सेल प्राइस में से कॉस्ट लेस करेंगे, ये फिगर हो गई गेन की। जी बात समझा पाए मोहम्मद साहब आपको? जी ठीक हो गया जी बच्चे, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बच्चे इन क्वेश्चंस को अच्छे से खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। कैपिटल गेन का कल आप लोगों का टेस्ट भी है, आपको याद है ना? हाँ, और आप लोगों को जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करवाए, इससे पहले कि मैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ मूव करूं, आपको मैंने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम इसके मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी, क्लास में ही है, क्लास में ही है जी, अपनी प्रेजेंस में ही लूंगा। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर ये ओरल टेस्ट होगा कि सर ये सिर्फ टेस्ट नहीं रिटर्न होगा, होगा? ओरली है, ओरल टेस्ट है, इन राइटिंग नहीं है ये, सिर्फ ओरल है। ठीक है जी, ओके मेरी सर, क्लास होगी ओके पूरी प्रॉपर। ठीक है जी, अस्सलामु अलैकुम ओके व सर, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।